नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरोटेरिया का बिहार दुर्गा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके सामने कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? याद रखिएगा। तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, वेवेल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946, याद रखिएगा। और साइमन का मिशन 1928 में आया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि अनुशीलन समिति थी, क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन। याद रखिएगा, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सदस्य की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? किसने किया था? याद रखिएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सदस्य की अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बल्कि चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, सूर्य सेन, भगत सिंह, सब क्या थे दोस्तों? क्रांतिकारी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल कि 1921 का मोपला विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा। तो 1921 का जो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था केरल में। ये मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। अब कहाँ हुआ है? तो मालाबार के केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह और केरल में हुआ था, यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? याद रखिएगा दोस्तों। तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। कब? तो 16 अप्रैल 1853 को। याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, प्रथम रेलगाड़ी चली थी दोस्तों। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं और सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ये किसके समय में, किस गवर्नर के समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। और प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लीटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों। 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? ठीक है, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गीता रहस्य। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी है दोस्तों। यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी। गीता रहस्य जो लिखी है किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव जो थे, ये देवगिरी का शासक था दोस्तों। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, याद रखिएगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 9 नंबर कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान। यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 3 युद्ध याद रखना दोस्तों। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों। 10 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित
में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, याद रखिएगा। तो V.A. स्मिथ थे, ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि R.D. बनर्जी संबंधित थे, K.N. दीक्षित ये भी संबंधित थे दोस्तों, M.M. वत्स ये भी संबंधित थे, लेकिन V.A. स्मिथ जो थे ये क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगर बात करते हैं कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, 1921 में किए थे दयाराम साहनी ने। ठीक है, याद रखिए हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा जो दोस्तों ये पंजाब के मांडुगो मिरी जिला में स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था राखादास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्नानागार मिला है दोस्तों। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था दोस्तों, यानी याद रखिएगा चेदी वंश से था, याद रखिएगा। यानी कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, शुंग वंश का स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। अगला देखिएगा 12 नंबर सवाल कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था, अपरहत। ठीक है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि जसवंत और दशावान नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट की राजदरबारी से संबंधित थे दोस्तों, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, अकबर। ठीक है, जसवंत और दशावाहन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट से के राजदरबारी संबंधित है, अकबर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर सॉरी दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे दोस्तों, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किससे समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना किए थे, पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 15 नंबर सवाल कि 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। ठीक है, तो 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए याद रखिए दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, एक लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों 16 का। चलिए अगला सवाल देखिए 17 नंबर सवाल। 17 आपके सामने है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होती है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल दोस्तों देखिएगा। 18 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। 18 नंबर सवाल है कि अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है। ठीक है, याद रखिए। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा बीटा गामा, यानी गामा बीटा और अल्फा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, गामा बीटा और अल्फा दोस्तों। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा और गामा जो है, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, तो दोस्तों गामा बीटा अल्फा, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है दोस्तों, यानी याद रखिएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेट्रोफ्लोरोएथिलीन है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी टेफ्लॉन जो है किस एकलक का बहुलक है, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
हाइड्रोजन। अगला देखिएगा 21 नंबर कि अति शीतलन, ठीक है, सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है। याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमांक से नीचे, यानी अति शीतलन किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतल करना होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 22 नंबर सवाल। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कार्बन, ठीक है। यानी कौन सा तत्व, तो कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। याद रखिएगा दोस्तों, तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन, यानी 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 दोस्तों याद रखिएगा। अगर बात करते हैं मीथेन को गोबर गैस, ठीक है, याद रखिएगा मीथेन को गोबर गैस, मास गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूटेन, यानी सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन। अगला सवाल देखिए 24 नंबर। 24 नंबर सवाल देखिएगा कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 700 nm, ठीक है। यानी किस परास में दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौर विकिरण जो है 400 700 nm की परास में दिखता है। 24 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा 25 नंबर सवाल, ठीक है। 25 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने एक सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो याद रखिए दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए 26 नंबर। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है दोस्तों। याद रखिएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा CH3COOH, ठीक है। CH3COOH किसका होता है सूत्र, ये होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल का, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। तो कार के बैटरी प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। क्या होता है, सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। याद रखिएगा, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 29 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पे दोस्तों मिलान करना है, ठीक है। क्या है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे तो समझिएगा सल्फेट, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, 29 का दोस्तों क्या कर रहा है, मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा सल्फेट का क्या हो जाएगा दोस्तों, फंगस नासी हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा दोस्तों। बी का क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन का प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ठीक है। ऐसे याद रखिए दोस्तों पेनिसिलिन खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों यूरिया क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे तो यूरिया का हो जाएगा दोस्तों उर्वरक, क्या हो जाएगा, और मैलाथियान का कीटनाशी। यूरिया का एक सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा यूरिया का जो सूत्र होता है, यूरिया का NH2CO NH2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा NH2CO NH2 ये होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से आप मिला लीजिए दोस्तों, ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। क्या पूछ रहा है, किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो मूल रोम कोशिका में दोस्तों याद रखिएगा केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। मूल रोम कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। लाल रुधिर कोशिका में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। पुटिकाणु इसमें दोस्तों केंद्रक होता है, ठीक है। और एक केंद्रकाणु दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। यहाँ पूछ रहा है कि सही उत्तर बताइए। तो 1, 3 और 4, 1, 2 और 4 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। मूलरोम कोशिका, लाल रुधिर कोशिका और एक केंद्रकाणु मोनोसाइट, इसमें दोस्तों क्या होता है, कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, बल्कि पुटिकाणु में कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 31 नंबर सवाल है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है दोस्तों। याद रखिएगा, तो 31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा,
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर सवाल। 32 सवाल कह रहा है आपके सामने कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन, ठीक है। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं एल्कीन, एल्केन, अल्काइन, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n दोस्तों, याद रखिएगा CnH2n। अल्केन CnH2n, ठीक है, H2n +2 होता है। अल्काइन दोस्तों, इसका सूत्र होता है CnH2n -2 होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, अल्कीन का CnH2n, अल्केन का CnH2n +2, अल्काइन का CnH2n -2, ठीक है, -2 होता है अल्काइन का सूत्र, ठीक है। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु से द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर। 33 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि DAN की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फोट समूह। यानी 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 34 नंबर। 34 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वसा है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों, याद रखिएगा ADE के वसा में घुलनशील विटामिन, और पानी में B और C, ठीक है। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 35 नंबर कि शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त अल्पता होता है, ठीक है। रक्त अल्पता होता है, शरीर में लौह की कमी होने से रक्त अल्पता होता है, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अस्कर्वी रोग, याद रखिएगा दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है। याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है दोस्तों, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्त अल्पता जो होता है ये शरीर में लौह की कमी होने से होता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 36 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, ठीक है। 36 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, ठीक है। क्या है दोस्तों? असंगठित क्षेत्र। क्या समस्या है? असंगठित क्षेत्र। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र, यानी 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, ठीक है। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में कृषि पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? याद रखिए 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। यानी भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, यानी 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 38 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, ठीक है। 38 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय असमानता यानी कि विषमता, यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है, ठीक है। क्या दोस्तों? एक पूर्ण धारणा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये क्या दोस्तों? ये है उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये एक पूर्ण धारणा नहीं है दोस्तों। उपभोक्ता की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है दोस्तों, ये सही है। उपभोक्ता की आय नियत सतत बनी रहती है, ये भी सही है। स्थानापन्न वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सही है दोस्तों। ये क्या है? गलत है, ठीक है। एक पूर्ण धारणा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 39 का। अगला सवाल देखिए दोस्तों 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिएगा क्या कह रहा है। 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। इधर दोस्तों पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त से के सही आरोही क्रम को चुने, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर ए। अगर देखिए दोस्तों 41 नंबर सवाल, ठीक है। 41 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? याद रखिएगा तो दोस्तों बी हो जाएगा, WM डेविस, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर बी, WM डेविस जो है भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना है प्रस्तुत की है WM डेविस। 41 का ऑप्शन नंबर बी। मतलब देखिए 42 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में
एक कमांड नहीं है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी कमांड क्या है? ये दोस्तों एक कमांड नहीं है उत्तर पूर्वी कमांड, बल्कि दक्षिणी पश्चिमी कमांड है दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय कमांड भी है, सैन्य प्रशिक्षण कमांड भी है, उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। भारतीय सेना के कमांडों में एक कमांड नहीं है, उत्तर पूर्वी कमांड, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 43 नंबर सवाल। ठीक है, 43 नंबर सवाल कहा है आपके सामने कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ठीक है, याद रखिएगा, अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा कि अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। ये दोस्तों सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक हो खड़ा है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, देखिएगा, यानी कि 1, 2 कथन सही है। तीसरा कथन अगर देखेंगे, तीसरा कथन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, पूछ रहे क्या रहा है, सही उत्तर का चयन करें, तो 1, 2 सही था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1, 2 क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल कह रहा है कि गंगा के मैदान को एक, ठीक है, गंगा को मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। याद रखिएगा, 44 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, जियोसीन क्लाइन, यानी गंगा के मैदान को एक जियोसीन क्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ये झारखंड में होता है। याद रखिएगा कि भूमिगत कोयले का जो दहन है किस राज्य में होता है, झारखंड। 45 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों 46 नंबर सवाल। 46 आपके सामने है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। याद रखिए दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1961 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, 1961। अगला देखिए दोस्तों 47 नंबर कि तुम्मालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए दोस्तों 48 नंबर। ठीक है, 48 नंबर सवाल है कि जवाहर सुरंग का निर्माण इनमें से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा का द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, जवाहर सुरंग का जो निर्माण है किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, बनिहाल दर्रा। अगला देखिए दोस्तों 49 नंबर कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। याद रखिएगा, तो 49 का ऑप्शन में दोस्तों डी हो जाएगा, शुक्र। क्या है, ये सबसे चमकदार ग्रह है दोस्तों, शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी ग्रह नहीं है दोस्तों। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन में दोस्तों सी हो जाएगा, रियो 1992। यानी कौन सा वैश्विक सम्मेलन, तो रियो 1992 के वैश्विक सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 51 नंबर सवाल। 51 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीम बांध। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो भीम बांध जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 52 नंबर सवाल। देखिएगा 52 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने। 52 नंबर सवाल है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, जमुई जिले में। 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 53 नंबर सवाल। 53 आपके सामने है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। ठीक है, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 54 नंबर सवाल। 54 आपके सामने कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने की सही क्रम क्या है। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 55 नंबर सवाल। 55 आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंपास। ठीक है, याद रखिएगा इनमें में से किस क्षेत्र में, तो पंपास में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को
अलग करती है? तो 56 का ऑप्शन में दोस्तों ए हो जाएगा बेरिंग जल संधि। क्या करती है? ये अमेरिका और रूस को अलग करती है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 57 नंबर सवाल। 57 है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिएगा 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? ठीक है, तो 58 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा हल्लीकर। ठीक है, हल्लीकर क्या है? ये जो मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, बल्कि थार पारकर राठी मेवाती सब क्या है दोस्तों? ये राजस्थान की नस्ल है। हल्लीकर जो है ये राजस्थान की नस्ल नहीं है। ठीक है, और देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोरेन बेसिन। ठीक है, कौन सा? तो लोरेन बेसिन जो है एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, बल्कि रूर घाटी, सार बेसिन, अचेन बेसिन सब क्या है दोस्तों? ये जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। लार बेसिन, लोरेन बेसिन जो है कोयला क्षेत्र नहीं है। अगला सवाल देखिए 60 नंबर। 60 नंबर है कि मेघालय पठार किसका विस्तार है? ठीक है, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, याद रखिएगा। मेघालय पठार किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। यानी 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 61 नंबर कि पुंछी आयोग निम्न से संबंधित है। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। याद रखिएगा, यानी पुंछी आयोग निम्न से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। यानी 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यानी मौलिक अधिकार याद रखिए दोस्तों, भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना कितना लेकर? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? याद रखिए दोस्तों, चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, तो पंचायत का उल्लेख ग्राम अनुच्छेद 40 में किया गया पंचायत का उल्लेख। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिएगा 62 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है आपके सामने। ठीक है, 62 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा। ठीक है, 62 है दोस्तों। 62 नंबर सवाल है कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो 62 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 1, 2, 3 यानी कि अनुसूचित जाति। ठीक है, अगर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये क्या दोस्तों? सही है, ये करता है। अगर बात करते हैं कि महिला, ये भी करता है दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 1, 2, 3। यानी कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किस से अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? किसे करता है? तो अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को करता है और महिला को करता है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1, 2, 3। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 63 नंबर। 63 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों। ठीक है, 63 नंबर सवाल है। 63 नंबर सवाल आपके सामने कि भारतीय संविधान में 21वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है दोस्तों? याद रखिएगा, तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने दोस्तों, याद रखिएगा 64 नंबर सवाल कह रहा है कि संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है। ठीक है, यानी संविधान का 103वां जो संशोधन है ये किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 65 नंबर सवाल 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन नियुक्तियों को निर्धारित करता है? ठीक है, तो 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, अनुच्छेद 105। किसे करता है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 117 में क्या दोस्तों? वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, 117 में अनुच्छेद वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 66 नंबर सवाल देखिएगा। 66 है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए उपबंधों से। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर डी कुछ वर्गों के लिए उपबंधों से संबंधित है, भारतीय संविधान का भाग 16। ठीक है, याद रखिएगा। वित्त आयोग का दोस्तों याद रखिएगा, वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 67 नंबर सवाल 67 है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? 67 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, यानी 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं अगला सवाल देखिएगा, 68 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 68 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 68 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, 69 नंबर सवाल है। 69 आपके सामने है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो 69 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, संसदात्मक प्रणाली का किया गया। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में किस प्रकार की? तो संसदात्मक प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल देखिए 70 नंबर सवाल। ठीक है, 70 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने। 70 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? तो 70 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर सी, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 71 नंबर सवाल। 71 कह रहा है कि नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्मों का पर विचार कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल दोस्तों, ये शर्मा सही है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव दोस्तों सही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी, ये भी सही है दोस्तों। यह क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी क्या दोस्तों सही है। याद रखिए छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। अगला सवाल देखिए 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल कह रहा है बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? ठीक है, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। मेन रूप से अगर देखिए, अगर देखते हैं कि 72 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी बिहार सरकार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है दोस्तों? यानी 72 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 73 नंबर सवाल दोस्तों। 73 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो 73 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए बी दोनों। अगर बात करते हैं कि डेनियल बरेन बोइम अली अबू अखाद, यानी कि दोनों ए बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, यानी कि इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो डेनियल बरेन बोइम को भी दिया गया है और अली अबू अखाद को भी दिया गया है, यानी ये भी दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 74 नंबर सवाल। 74 है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संजीव को प्रदान किसे किया गया है? संजीव। 74 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए 75 नंबर सवाल। 75 है कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? याद रखिएगा, तो 75 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। यानी वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? नरगिस मोहम्मदी, यानी 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 76 नंबर कि वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, तो 76 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 76 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ट्विंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? ट्विंकल खन्ना। ठीक है, अगला सवाल देखिए 77 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 77 है कि नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP 28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? 77 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ये जलवायु परिवर्तन पर अंकुश से संबंधित है। याद रखिएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए दोस्तों 78 नंबर सवाल। 78 आपके सामने कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? 78 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरबा नृत्य। किस पे किया है? गरबा नृत्य, यानी 78 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 79 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, यानी भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 80 नंबर सवाल। 80 है कि ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किसे देश की टीम ने जीता है दोस्तों? तो 80 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, यानी ICC वर्ल्ड कप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल 80 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।